सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। इस अर्जी को शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने दाखिल किया था। उनका कहना था कि इन आयतों को पढ़ाकर तलबा को गुमराह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की अर्जी को बेबुनियाद बताया। वहीं कोर्ट इस हवाले से खूब सरजनिश भी की। पाक कुरान के 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि 26 जो आयतें हैं वो हिंसा को भड़काती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उनकी याचिका को न केवल खारिज किया बल्कि 50,000 जुर्माना भी इनके ऊपर लगाया। हमारे साथ फिलहाल रजा एकेडमी के फिलहाल चेयरमैन सैयद नूरी साहब हैं। सर, आपने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी और आज आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आधारहीन बताया, क्या कहेंगे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को मुसलमानों के अंदर एक एतमाद पैदा किया कि यहाँ हमारी हिंदुस्तान का जो दस्तूर है उसमें किसी मज़हब के ताल्लुक़ से ऊंच नीच का मामला नहीं है। इस ताल्लुक़ से जो कुरान पाक की 26 आयतों के ख़िलाफ़ वसीम रिजवी ने पिटिशन दाखिल किया था, उसको न सिर्फ खारिज किया बल्कि उस पर 50,000 का जुर्माना लगाकर लोगों के एतमाद को, भरोसे को और मजबूत किया कि हमारे यहाँ के दस्तूर के मुताबिक कोई इस किस्म की हरकत नहीं होगी और किसी किताब के साथ और किसी धर्म के साथ और किसी मज़हब के साथ जो है उसके नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वकील साहब, ये बताया गया फंडामेंटल राइट्स है और मदरसों में भी इसको कानूनी मान्यताओं के आधार पर पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो हिंसा से ग्रसित हो। कोर्ट ने इस पर भी नाराज़गी जताई। बिल्कुल, इस पर नाराज़गी जताई और उन्होंने कहा कि इस तरीके का जो भी है मैटर आते हैं वो मेंटेनेबल भी नहीं है, सुनने लायक भी नहीं है और इस तरह का खारिज करते हुए 50,000 की कॉस्ट लगा दी इनको। नूरी साहब, इस पूरे मामले में ये जरूर कहीं ना कहीं माना जाए कि अदालत के सामने वसीम रिजवी की जो दलीलें थी वो टिकी नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि वसीम रिजवी और अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि कुरान की हिफाजत वो फरमाने वाला है। इस तरीके से वसीम रिजवी जैसे कितने आए और कितने गए और कितने आएंगे, मगर कुरान के एक हर्फ को तब्दील नहीं किया जा सकता। तो पाक कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी आदेश जारी नहीं किया बल्कि जो याचिका करता है यानी कि वसीम रिजवी, उनकी याचिका को खारिज किया और उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। इबादतगाहों में एक वक्त में 5 अफराद को ही इबादत करने की इजाज़त दिए जाने के हुकूमत उत्तर प्रदेश के फैसले पर एक बार नजरसानी करने की मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों ने अपील की है। आज मेरठ में शहर काजी के अलावा जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने भी डीएम और कमिश्नर से मुलाकात करके वज़ीर आला को पेश किए गए मेमोरेंडम के जरिए अपने मुतालबात पेश किए हैं। मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान का कहना है कि अगर शादी जैसी तकरीबात में 100 अफराद के शामिल होने की इजाज़त है तो फिर इबादत गाहों के लिए 5 अफराद की पाबंदी क्यों है, जबकि रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में इबादत गाहों में खुसूसी इबादतों का एहतमाम किया जाता है। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने एहतियाती इक़दामात के साथ इबादत गाहों में इबादत की इजाज़त दिए जाने का मुतालबा किया है। के लिए या दूसरे जितने भी धर्म स्थल हैं उसके लिए सिर्फ एक वक्त में 5 आदमियों को इजाज़त दी गई है। इसके बरखिलाफ उसी आदेश के अंदर शादी घरों के अंदर और होटलों के अंदर शादी के मौके पर 100 की इजाज़त दी गई है। ये कानून के अंदर फ़र्क किया जा रहा है, ये नाइंसाफ़ी है। हम चाहते हैं कि वो कानून जो 100 वाला है कि 100 आदमी खड़े हों, वो मस्जिदों के अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। शादी ब्याह तो 5 आदमी भी हो सकता है, मगर ये सच्चाई है कि नमाज, तरावी, ये सारी चीज़ों में सामूहिक और जामा मस्जिद का नाम भी जामा मस्जिद है, तो जमा माने सब जमा होंगे। तो इनकी राय भी ये सच्चाई यही है कि 100 जितनी भी कैपेसिटी मस्जिद की हो, ये सारे मानकों का पालन करेंगे और वो लागू करना चाहिए। और माननीय कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं इन सारी चीज़ों का निराकरण करने का प्रयास करूँ। हर जगह पर कोई पाबंदी नहीं है, मार्केटें सारी खुली हुई हैं और साफ मंडियाँ खुली हुई हैं और इलेक्शन हो रहे हैं, मेले लग रहे हैं। जब वहाँ कोई पाबंदी नहीं है तो धर्म स्थलों पर ही क्यों पाबंदी लगाई जा रही है 5 आदमियों की? लिहाजा इसकी जो है इजाज़त दी जाए
रमज़ान हमारा ये मुबारक महीना, पवित्र महीना होता है। पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं इस महीने का। अगर इस महीने के अंदर भी हमें इबादत का मौका नहीं मिलेगा तो हम कब करेंगे? लिहाजा इसलिए रमज़ान के मुबारक महीने में हमें इबादत का मौका दिया जाए। यूपी में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के मकानात को मुनहदम किए जाने की योगी हुकूमत की कार्रवाइयों के खिलाफ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सियासी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। यूपी MIM का कहना है कि योगी हुकूमत यकतरफा तौर से मुसलमानों के मकानात को निशाना बना रही है। MIM का कहना है कि निज़ामी कार्रवाइयों पर RTI के जरिए योगी हुकूमत से जवाब तलब किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि निज़ामी कार्रवाइयों का शिकार सबसे ज्यादा मुसलमान हो रहे हैं। सिर्फ इलाहाबाद में अब तक 60 से ज्यादा मकानात को मुनहदम किया जा चुका है। इसमें मशहूर अदीब प्रोफेसर अली अहमद फातमी समेत कई मोअज़्ज़ज़ मुसलमान शहरियों के मकानात भी शामिल हैं। नियम कानून के तहत ये काम कर रहे हैं या इस सरकार की मंशा पे काम ये कर रहे हैं? अगर नियम कानून से कर रहे हैं तो ADA जब से इलाहाबाद में PDA आया है तब से इन्होंने आबादी के लिहाज से कितनी कॉलोनियाँ लोगों को प्रोवाइड की, या जहाँ पर ADA के पास पूरा अख्तियार होने के बावजूद इतने लोगों के मकानात बन कैसे गए, और फिर वहाँ पर सरकारी सुविधाएं किसने पहुँचाया? ये सरकार के लोग पहुँचाते हैं और फिर जब मर्जी आती है उनके मकान गिरा देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हम इनसे पूछेंगे कि कितने नज़ूल लैंड में मकान इन्होंने बनाए हुए, सी लाइन में और जगहों पे बने हुए हैं, जिनको ये इनके यहाँ गिरा के इनकी फाइलें बनी हुई गिराने के लिए, उनको क्यों नहीं गिराते हैं? या कितने ऐसी ज़मीनें हैं जो शहर में पड़ी हुई है नज़ूल की, और ये तमाम चीज़ें हम इनसे चाहेंगे कि एक बार मामला साफ हो। कितने लोगों का बनारस के विश्वनाथ मंदिर के करीब बनी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में बयानों का दौर कई बार देखा गया है, लेकिन इस बार सिविल कोर्ट ने मस्जिद के लिए महकमे आसार कदीमा को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद से इस मामले को लेकर रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। वहीं कानपुर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन सईद मोहम्मद सुलेमान का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। काशी में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कई बार बीजेपी नेताओं की तरफ से बयानबाजी आई है और अब एक सिविल जज ने ये आदेश दिए हैं कि पुरातत्व विभाग इसका सर्वे करके रिपोर्ट दे, जिसको लेकर कई बयानबाजियां हो रही हैं। हमारे साथ आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सुलेमान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये आदेश आया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आदेश जो है ये कानूनन तो इनफ्रक्चुअस है, ठहरने वाला नहीं है, लेकिन जिन्होंने इसकी दरख्वास्त दी थी, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसके बाकायदा प्रवक्ता रहे हैं हमेशा बहुत दिनों से, इससे पहले भी इस तरह विवादित उन्होंने कोर्ट्स में PIL दाखिल कर रखी थी, किया है, और ये इसके एक्सपर्ट हैं। वो आप जानते हैं कि भाजपा की नीति क्या है, लोगों के दिलों में नफरत पैदा की जाए ताकि ध्रुवीकरण हो सके। उसी मंशा के तहत ही दरख्वास्त दी गई। अफसोस ये है, आश्चर्य ये है कि एक सिविल जज जिसके स्तर का ये मामला नहीं है, उसने इस पे पुरातत्व विभाग को सर्वे करने के लिए आदेश दे दिया। सभी को मालूम है कि 1991 में धार्मिक स्थल सुरक्षा अधिनियम पास हुआ, पार्लियामेंट में पास हुआ बाकायदा, और ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही उसको माना जाएगा, और उसका संरक्षण, उसका प्रोटेक्शन करना सरकारों की जिम्मेदारी होगी। कोई उसको विवादित न बनाए, कोई छेड़छाड़ न करे। तथापि मैं नहीं मानता कि सिविल जज साहब इस कानून को नहीं जानते होंगे, यकीनन जानते होंगे, लेकिन जुडिशरी में वैसे भी तब तो घुस गए हैं अब, जो इस तरह की विवादित चीज़ों पर इंटरेस्ट लेते हैं, उस पर आदेश सादिर फरमा देते हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे अदालत का स्तर ये हो गया है, और भाजपा किस हद तक जाएगी नफरत के इस कारोबार में, राजनीति में, ये भी देश को समझना चाहिए। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैलने के बाद समाजी तंजीमों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस मोज़ी बीमारी से बचाव के लिए काम शुरू कर दिया है। अलीगढ़ की मारूफ तंजीम हमसफर ने आज अलीगढ़ की गुंजान और पसमानदा बस्तियों में पहुंचकर लोगों को हाथ धोने के लिए साबुन और कोरोना से बचने के लिए मास्क तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने इस बीमारी के तई बेदार भी किया गया और बताया कि अपनी हिफाजत आप ही इस बीमारी से बचाव है। तंजीम के जिम्मेदारान का कहना है कि इस वक्त बेदारी की बहुत ज़रूरत है। लोग इस बीमारी के तई बेदार हो, तब ही समाज को बचाया जा सकता है।
जब दोबारा दूसरा चरण शुरू हो गया है और बहुत तेज़ी से जो संख्या बढ़ रही है मरीजों की, तो हमने कुछ ऐसे एरिया अलीगढ़ के हमने चूज़ किए हैं जहां पर बहुत कम जानकारी लोग रखते हैं और कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो वहाँ पर ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए। ये आज जो हमारे रखा गया है ये हमसफ़र सोसाइटी की तरफ से, ये आज कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए रखा गया है ताकि लोगों को इसके लिए जागरूक करें, कैसे बचाव करना है, कैसे अपना ख्याल रखना है। और इसके लिए आज हमारी सोसाइटी, हमसफ़र सोसाइटी की तरफ से ये मास्क, साबुन और बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। हमारी ये सोसाइटी को अलीगढ़ थाना ग्लास के गांव सहारा खुर्द में शरपसंद अनासर के जरिए मस्जिद में ईंट पत्थर फेंके जाने और लाइटों को तोड़े जाने से हालात कशीदा हो गए हैं। बस्ती के लोगों का कहना है कि सुबह फज्र की नमाज के लिए जब वो लोग मस्जिद पहुंचे तो ये पूरा मामला रोशनी में आया। तभी मस्जिद के इमाम और मुतवल्ली ने बताया कि रात में पत्थर फेंके गए हैं। पूरे मामले से इलाका पुलिस को वाकिफ कराया गया। इलाके के सर्कल ऑफिसर मोहसिन खान ने बताया कि मस्जिद में पत्थर फेंके जाने और लाइटें तोड़ने की तहरीर मिली है, जिस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शरपसंद अनासिर को किसी भी कीमत पर माहौल को खराब करने नहीं दिया जाएगा। इमाम साहब ने कॉल करके मुतवल्ली साहब कुछ आवाज़ें आ रही हैं, पत्थर नीचे गिर रहे हैं, तो मैं आया देखा तो पत्थर थे और लाइटें टूटी बिखरी पड़ी थी। जब हम नमाजी आए फिर हमने रात को किसी को बताया नहीं, लेकिन जब नमाजी आए नमाजी को हमने एक घटना बताई। जब हमारे आबिद भाई ने सारे बस्ती वालों से कहा, जब बस्ती वाला आए मीडिया को खबर दी, पुलिस वाले आए, पूरा निरीक्षण किया, कोतवाली साहब भी आए और चौकी के इंचार्ज भी आए, सब देख के चले वीडियो न लेकर इसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो शरारती तत्व हैं उनको उनकी जान का मतलब उनके पता करके उनके बारे में कार्रवाई की जाएगी। थाना ग्लास को सहारा खुर्द गाँव में एक मस्जिद में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ शरारती तत्व द्वारा पत्थर गिराए गए व लाइट तोड़ी गई है। इस संबंध में पुलिस ने तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही इन शरारती तत्वों को गिरफ्तार किया जाएगा। यूपी में सियासी सरगर्मियां मुसलसल तेज होती जा रही हैं। 2022 में असेंबली इंतखाबात को जहन में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी नौजवान हाथों में क़यादत सौंपना शुरू कर दिया है। अलीगढ़ में अब्दुल हमीद गौसी को शहर का सदर नामजद किया गया है। पार्टी सदर अखिलेश यादव के जरिए मिली इस अहम जिम्मेदारी पर अब्दुल हमीद गौसी ने आज पार्टी के सीनियर लीडरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की गई। इस मौके पर मुंतखब सेक्रेटरी मनोज यादव भी मौजूद रहे। अब्दुल हमीद गौसी का कहना था कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में अलीगढ़ शहर और कौल असेंबली हलकों से कामयाबी हासिल करके वो अखिलेश यादव को तोहफा देंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों से भी अवाम को वाकिफ कराएंगे। वहीं उन्होंने इस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों और उलमाए किराम से दूर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी को बराबर की इज्जत मिल रही है। जो भरोसा मुझ पे किया है मैं उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। कौल और शहर विधानसभा को जिताकर 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में हम डालेंगे। हम गली गली घर घर जाएंगे, हर जाति हर धर्म के व्यक्ति के पास जोड़ने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी से। और इस सरकार की जो नीतियां हैं गरीबों के विरुद्ध, इन नीतियों का विरोध करते रहेंगे। और अगर सरकारी कर्मचारियों ने या किसी ने गरीबों का उत्पीड़न करने का प्रयास किया तो हम और हमारी टीम हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हर जगह पहुंचने का काम करेगी और उनका विरोध करने का काम करेगी। और समाजवादी पार्टी हर धर्म हर जाति हर वर्ग की पार्टी है। जितने तादाद में मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं उससे ज़्यादा हिंदू समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कभी दूर नहीं हुए। जो मान सम्मान समाजवादी पार्टी और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने मुसलमानों को और हिंदू जातियों को दिया है, किसी। अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर उन्होंने लोगों से वैक्सीन ड्राइव में शरीक होकर टीका लगवाने की अपील भी की है। अलीगढ़ मेयर मोहम्मद फुरकान ने जारी अपनी अपील में कहा कि बेशक वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को भी कोरोना हो रहा है, लेकिन वैक्सीन लगवाए हुए अफराद पर यह बीमारी उतनी असरअंदाज नहीं हो रही है जितनी दीगर लोगों पर हो रही है। उन्होंने सभी लोगों बेखौफ होकर इस मुहिम में शरीक हो इसकी अपील की और मुल्क को कोरोना से पाक करने में हुकूमत की मदद करे इसकी भी अपील की गई। वैक्सीन लगवाया है और मेडिकल में
और दयाल हॉस्पिटल के CMO भी वहाँ मौजूद रहे और सभी से हम अपील कर रहे हैं और लोग लगवा भी रहे हैं। अपील करते हैं कि सब लगवाएं, हमारे सबके हित में है ये, क्योंकि आने वाली जो बीमारी है ये ठीक नहीं है और लोग गलतफहमी में है कि ये तो इससे ये खराबी वो खराबी। अगर हम लगवा भी लेते हैं और फिर कोई तबीयत है तो उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगा। एक तो यही फ़ायदा है। अच्छा, हमने इसके लिए नगर निगम ने, नगर आयुक्त ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने जगह जगह छोटे छोटे मीटिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी है ये। मुल्क में कोरोना के मामलों में मुसलसल हो रहे इजाफे के साथ ही जिले के अफसरान भी दोबारा से मुतहरिक हो रहे हैं। आज अलीगढ़ रीजन के कमिश्नर गौरव दयाल ने जिले के कोरोना कंट्रोल रूम का मुआयना करते हुए तमाम तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल इस कंट्रोल रूम ने बहुत मेहनत से काम किया था, इसी ताल्लुक से अब दोबारा से कंट्रोल रूम की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आज तमाम तैयारियों को देखते हुए हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी गाइडलाइन पर अमल करें, मास्क पहने तो इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। और कंट्रोल रूम बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है और जो भी हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है, जो जिन इलाकों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी है, टीम्स बननी है, जो सर्विलांस का काम है, बड़ा इफेक्टिवली संपादित हो रहा है। तो मैं मानता हूँ कि इसी तरह से अगर अच्छा काम होता रहेगा तो हम लोग जो कोविड की महामारी है उसको नियंत्रित रख पाएंगे और एक जो पैनिक की स्थिति है उसको नहीं होने दिया जाएगा अलीगढ़ में, ऐसी पूरी उम्मीद है। और बाकी और कई मुद्दों पर चर्चा की गई, तो व्यवस्था अभी ठीक है और लगातार नज़र रखी जाएगी। यूपी में आए दिन कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। एक दिन में मरीजों की तादाद 15,000 से जायद है। कई शहरों में रात का कर्फ्यू है। कानपुर में हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आए और मौतें हुई। उसके बाद जिस तरह से कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, आज योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, अधिकारियों से बात की और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि नाइट कर्फ्यू के दौरान किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर सन्नाटा है। 10 बजे के बाद कानपुर में नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाता है और सुबह 6 बजे तक रहता है और सख्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने जब एक मीडिया इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि उन्होंने कि लॉकडाउन इसका विकल्प नहीं है, लेकिन हाँ पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और नाइट कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन कराने की कोशिश की जा रही है। लोगों के मास्क चेक किए जा रहे हैं और आने जाने वाले लोगों से पूछा जा रहा है कि आखिर वो कहाँ और किस काम के लिए निकले हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। शादी करके दूल्हे को लूटने वाली दुल्हन का एक सनसनीखेज मामला मेरठ में पेश आया है, जहां शादी के फेरे लेने के बाद जेवरात, गहने और रुपए लेकर दुल्हन फरार हो गई। मामला मेरठ के परतापुर थाने इलाके का है, जहां मुजफ्फरनगर के रहने वाले किसान देवेंद्र की शादी संदीप नाम के शख्स ने गाजियाबाद की रहने वाली एक खातून से तय कराई थी। मेरठ के परतापुर में शिव मंदिर में शादी की रस्म अदायगी की गई, लेकिन फेरे और जयमाला के बाद मौका पाकर दुल्हन जेवरात, गहने और रुपए लेकर गाड़ी से फरार हो गई। शादी के जरिए लूट का शिकार होने के बाद देवेंद्र ने लुटेरी दुल्हन और शादी कराने वाले शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमारे को एक संदीप नाम के लड़के ने 3 दिन से फ़ोन कर रहा था रोज कि आ जाओ, मैं शादी करा दूंगा, ये है वो है। और हम आज आए, 1 लाख रुपए ले लिए, जेवर, कपड़े और शादी करा के और माला वाला डलवा के और तुरंत गाड़ी में बैठ कर निकल गए। हमने पैसे दिए और निकल गए। एक लड़के ने झांसे में देगा, लड़की दिखाएगा और शादी करा हुआ था और 1 लाख रुपए, कपड़े, जेवर सब डंगा ले गया लूट के। और अब जब फोन उठावे और बात करे और इन्हों कह दे वहाँ मिलता है। किस जगह शादी कराई आपके ले जाकर? यहाँ शिव मंदिर है, इसके पास में बूढ़ बरा के रहे यहाँ से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। किशनगंज दारोगा कत्ल मामले में नया इंकिशाफ हुआ है। मगरबी बंगाल का पंतापाड़ा इलाका, जहां हुजूम ने अश्विनी कुमार को पीट कर मार डाला था, वहां मस्जिद से ऐलान करके भीड़ को जमा करने की बात सामने आई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वहीं साजिश की परतें भी खुलती जा रही हैं। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।
एफआईआर में एक बात आ रही है कि वहाँ पे मस्जिद में अनाउंसमेंट करा के बेजाबता लोगों को जुटाया गया था, तो किनके द्वारा, ये मास्टरमाइंड कौन है ये आखिर? ये भी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया गया है कि वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया गया और अनाउंसमेंट भी की गई थी कि आओ चोर आ गया है, डाकू आ गया है, और अनाउंस करके ग्रामीणों को बुलाया गया है। ये करने वाले इसराइल और फिरोज थे, जो उनके दोनों परिजन ही हैं। उन्हीं लोगों ने जो है कि अनाउंसमेंट और हल्ला किया, इस पर आसपास के लोग आकर पुलिस के साथ न्यूसेंस किया था और मारपीट की घटना को खड़ा किया। उनसे पूछताछ की गई है तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। उसके कनेक्शन में हम लोग किशनगंज पुलिस को काम, इसराइल और फिरोज, ये दो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूसेंस करना शुरू किया, और इन्हीं लोगों ने जो हल्ला करके और अन्य ग्रामीणों को बुला के जमा की और हमारी टीम के साथ मारपीट करते हुए लिंचिंग किया। उसी क्रम में हमारे थानाध्यक्ष की शहादत। देखिए, जिस प्रकार से जिहादी ताकतों का मनोबल बढ़ाया गया है इस देश में, वे अब कानून का डर नहीं मान रहे हैं और यहाँ तक कि कानून व्यवस्था को लागू करने वाले लोगों पर ही सीधा हमला कर रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ पर हमला हुआ और अब एक थानेदार की लिंचिंग कर दी गई। दुर्भाग्य की बात यह है, जो लोग पहलू खान को लेकर चिल्लाते थे, चिघाड़ते थे, ये तमाम एंटी लिंचिंग ब्रिगेड आज चुप क्यों है? वहाँ इस प्रकार से मॉब लिंचिंग के साथ, अनाउंसमेंट करने के साथ कहीं भी किसी प्रकार का न्याय बंगाल का समाप्त हो गया है और बंगाल में किसी प्रकार का डर भय नहीं है। टीएमसी के गुंडे जो कर रहे हैं, और परिणाम के बाद क्या होगा वो सबको पता है कि वहाँ सरकार आने वाली है अपनी। प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है कि लोगों ने सुनियोजित तरीके से इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। सघन जांच चल रही है, जांच निष्कर्ष पर पहुंचेगी और इस घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की कुकृत्य को अंजाम दिया है, उन पर निश्चित रूप से बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। भीड़ को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की पीट कर हत्या कर दे, बिल्कुल ये अधिकार नहीं है। तो और हत्यारे जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया जाए क्या? ये नहीं होगा। इसलिए ये गंभीर घटना है, बहुत ही गंभीर घटना है। पश्चिम बंगाल सरकार को बिल्कुल स्थिति साफ करनी चाहिए। कानून व्यवस्था चौपट है वहां, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। पहले इस मामले को दबाने के लिए पंचायत की गई थी और जब मुतासरा के अहले खाना पुलिस के पास पहुंचे तो उन्होंने धमकी दी कि वो उसे गांव से निकाल देंगे। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पंचायत के सवाल पर पुलिस का कहना है कि मुतासरा फरीक ने इस बारे में शिकायत नहीं की है। घटना है कि इसमें जो है गैंगरेप किया गया पीड़िता का और गैंगरेप का वीडियो वायरल कर दिया गया है। फिर आगे पुलिस का कोर्स? हाँ जी, फिर महिला थाना में इसका केस दर्ज हुआ। कितने नामजद? 5 प्राथमिकी नामजद। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में वाक़ तारीखी खुदाबख्श लाइब्रेरी को मुनहदम करने का मंसूबा बनाया गया है। इस सिलसिले में मकामी इंतजामिया ने खुदाबख्श लाइब्रेरी के जिम्मेदारों को एक मकतूब रवाना किया। लाइब्रेरी इंतजामिया ने मकामी इंतजामिया को लाइब्रेरी के मुनहदम करने की इजाज़त देने से इनकार किया है। वहीं दूसरी जानिब IPS ऑफिसर अमिताभ कुमार दास ने अहम कदम उठाया है। उन्होंने लाइब्रेरी को बचाने का मुतालबा करते हुए सदर जमहूरिया को अपना पुलिस मेडल वापस किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।